स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। ये वक्त है दिन भर की तमाम अहम खबरों को डिकोड करने का, क्योंकि हर खबर के पीछे छिपी होती है एक असल खबर। चलिए शुरू करते हैं खबरों का महाबुलेटिन, न्यूज डिकोड, खबर ए टू जेड। तो आज रायपुर में कांग्रेस का एक अहम कार्यक्रम हुआ, जिसमें वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शशि थरूर और आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन शामिल हुए, जहां छत्तीसगढ़ मॉडल पर विस्तार से चर्चा हुई। तस्वीरें रायपुर की है, जहां आज ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस का सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में कांग्रेस नेता शशि थरूर, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन जैसी शख्सियतें शामिल हुईं। सम्मेलन की अहम बात यह रही कि शशि थरूर ने छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं की जमकर तारीफ की। वहीं भूपेश बघेल ने गुजरात मॉडल पर तंज कसा। साथ ही कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास मॉडल सोनिया और राहुल का मॉडल है। सुनिए जरा उनको। गुजरात मॉडल की चर्चा करके तो अब वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार सत्ता में आरूढ़ हुई, लेकिन गुजरात मॉडल की चर्चा क्या है उसके बारे में चर्चा कर नहीं रहे हैं। कुल मिलाकर आज का सम्मेलन छत्तीसगढ़ सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के नाम रहा। तो देखा आपने, छत्तीसगढ़ मॉडल की तारीफ हुई। सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ मॉडल को सोनिया गांधी और राहुल गांधी का मॉडल भी कहा। तो सवाल यह उठता है कि आखिर ये छत्तीसगढ़ मॉडल है क्या? इसे डिकोड कर लेते हैं। भूपेश सरकार का दावा है कि उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। उन्होंने गांवों में रोजगार के नए विकल्प उपलब्ध करवाए हैं, जैसे कि गोठान की व्यवस्था, जहां वर्मी कंपोस्ट बनाए जा रहे हैं। सरकार गोमूत्र की खरीदी का काम भी शुरू कर चुकी है। किसानों को आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। कहने का अर्थ यह है कि गांवों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे गांवों में बेरोजगारी की दर घटी है। महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन और सहायता दी जा रही है, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। तो मध्य प्रदेश की अब बात होगी। मध्य प्रदेश में जनपद और जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव को लेकर आरोपी पॉलिटिक्स खत्म नहीं हो रही है। कांग्रेस ने बीजेपी पर भोपाल जिला पंचायत चुनाव में सदस्यों को खरीदने का बड़ा ही संगीन आरोप लगाया है। चलिए खबर देखते हैं। भोपाल में शुक्रवार को हुए जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव का विवाद नहीं थम रहा है। बीजेपी ने जहां दिग्विजय सिंह पर बदसलूकी का आरोप लगाते हुए सोनिया गांधी को पत्र लिखा है, वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए बीजेपी पर सदस्यों को 1-1 करोड़ रुपए में खरीदने का आरोप लगाया है। साथ ही कोर्ट जाने की बात भी कह रहे हैं। सोनिया गांधी को पत्र लिखा है कि दिग्विजय सिंह को गुंडा कांग्रेस का, गून कांग्रेस का अध्यक्ष बना देना चाहिए। विधायकों को इसी तरह से 35-35 करोड़ दी और सरकार बना ली। अब जिला पंचायत बना ली 1-1 करोड़ रुपए देकर। इधर सरकार के मंत्री कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर कांग्रेस को नए आरोपों की राजनीति की नसीहत दे रहे हैं। ये जो आदत है रोने की, ना हो उसमें एक ही थोड़ा एक डायलॉग भी बदलो। ये भारी ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की पूरे मध्य प्रदेश में हुई है। आपको ये बता दें कि शुक्रवार को 51 जिला पंचायतों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव में 41 पर भारतीय जनता पार्टी, 10 जिला पंचायतों में कांग्रेस को जीत मिली है। कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगा रही कि ऐसे ही खरीद फरोख्त के आरोप लगा रही है, चाहे वो राष्ट्रपति चुनाव हो या फिर जिला पंचायत चुनाव। आखिर इन आरोपों के पीछे का सच क्या है, डिकोड करने का वक्त है। कांग्रेस चाहती है कि बीजेपी की छवि ऐसी बने जिससे लोगों को लगे कि बीजेपी लोकतांत्रिक मूल्यों में यकीन ही नहीं करती। कांग्रेस यह साबित करना चाहती है
कि उसे जो हार मिलती है उसके पीछे धन बल का इस्तेमाल होता है, नहीं तो वो जीत सकती थी। बात राष्ट्रपति चुनाव की करें तो 100 से ज्यादा विधायकों ने अपनी पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर मुर्मू को वोट दिया था, जो उनका संवैधानिक हक है। ऐसे ही निर्दलीय जिला पंचायत सदस्यों ने भी अपने हक का इस्तेमाल किया। कांग्रेस को हवा में आरोप लगाने के बजाय जनता के सामने ठोस सबूत पेश करने चाहिए। हालांकि कांग्रेस कोर्ट जाने की बात कहती है। देखते हैं कि कांग्रेस कब कोर्ट जाती है। आज की तारीख आप भी नोट कर लीजिए कि कांग्रेस क्या कोर्ट जाती है सबूत लेके या हवाई बातें। तो अब छत्तीसगढ़ की बात होगी। छत्तीसगढ़ में सियासी नारे, परिवारवाद और राष्ट्रवाद पर वार पलटवार की सियासत शुरू हो गई है। एक और बीजेपी खुद को राष्ट्रवादी बता रही है, तो कांग्रेस बीजेपी के राष्ट्रवाद को छलावा करार दे रही है। एक रिपोर्ट आप देखिए। भारत माता की जय, भारत माता की राजनीति में नारों का महत्व होता है और अब नारे ही तय करेंगे कि कौन कितना राष्ट्रवादी है। नारों को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी तकरार हो रही है। एक और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के परिवारवाद पर निशाना साधने से नहीं चूक रही है, तो कांग्रेस भी बीजेपी के राष्ट्रवाद को सियासी छलावा करार दे रही है। पहले विधायक बृजमोहन अग्रवाल को सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की हर बैठक में सबसे पहले कोई नारा लगाया जाता है तो भारत माता की जय का नारा लगाएगा, और कांग्रेस की बैठक होगी तो उसमें सोनिया जिंदाबाद, राहुल जिंदाबाद, ये नारे लगाए जाते हैं। इस पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कुछ ऐसा पलटवार किया है। भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा भारत माता की जयकारा करने के पहले वो किस ढंग से नारा लगाते थे, हम दुनिया को और भारत को भी पता है। खैर, दोनों ही पार्टियां आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं, नीति और रणनीतियां बनाने में लगी हैं और केंद्र में जनता है, जिसे आकर्षित करने को लेकर बयानों की धार तेज हो गई है। तो जैसा कि आपने देखा कि कैसे राष्ट्रवाद पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है, और बात सिर्फ छत्तीसगढ़ की ही नहीं है, पूरे देश में सालों से राष्ट्रवाद पर बहस होती आ रही है। आखिर राष्ट्रवाद होता क्या है और इस टर्म का इतिहास क्या है, डिकोड करने की बारी इसकी भी है। राष्ट्रवाद को अंग्रेजी में नेशनलिज्म कहते हैं, जिसका अर्थ होता है राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखना। राष्ट्रवादी विचारधारा का उदय 18वीं और 19वीं सदी के पास यूरोप में हुआ था, लेकिन आपने केवल 200-250 साल पुराने इतिहास के बाद ही ये राष्ट्रवादी विचारधारा बेहद शक्तिशाली और टिकाऊ साबित हुई। राष्ट्रवाद के प्रतिपादक जॉन गॉटफ्रेड हार्डर थे, जिन्होंने 18वीं सदी में पहली बार इस शब्द का प्रयोग करके जर्मन राष्ट्रवाद की नींव डाली थी। तो अब बात होगी बीजेपी नेता की, जिन्होंने आज रायपुर का दौरा किया। जैसा कि आपको बता चुके हैं कि शशि थरूर भी आज छत्तीसगढ़ की राजधानी में थे। दोनों नेताओं ने महंगाई के मुद्दे पर अपनी अपनी बात रखी है। इसी पर आधारित एक आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। 8 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 8 गुना हम लोगों ने उस अर्थव्यवस्था को बढ़ाया है, और 2030 तक हम उसे 300 बिलियन यानी 2014 के मुकाबले करीब करीब 30 गुना करने का लक्ष्य रखे हुए हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था की हाल काफी बुरी है। आप महंगाई आप जानते हैं, आप सब महसूस होता है हर रोज कि महंगाई कैसे बढ़ते जा रहे हैं। बेरोजगारी बहुत बुरी है। 51 में से 41 जिला पंचायतों में कब्जा करने के बाद बीजेपी ने नगर पालिका और नगर परिषद पर कब्जे की रणनीति पर काम शुरू कर दिया। इसके लिए निर्दलीय पार्षदों पर डोरे डाले जा रहे थे। इन पार्षदों को अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस पार्टियां पूरा जोर कर रही हैं, यानी हर जतन कर रही हैं।
बीजेपी कांग्रेस नगर पालिका और नगर परिषदों में अपना बोर्ड बनाने के जतन में जुट गई है। इसके लिए पार्टियों ने हर निकाय के लिए पर्यवेक्षक तैनात कर दिए हैं। बीजेपी ने प्रभारी मंत्री और स्थानीय विधायकों, सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को भी इस काम में लगाया है। बीजेपी ने इस बार पिछली बार से ज्यादा कामयाबी के दावे किए हैं। अगस्त के पहले सप्ताह में नगर पालिका और परिषदों के अध्यक्ष का चुनाव होगा। नगर पालिका की बात करें या नगर निगम के अध्यक्ष परिषद की बात करें, अध्यक्ष की बात करें, हर जगह भारतीय जनता पार्टी का ही बहुमत आने वाला है। कांग्रेस की भी तैयारी पूरी है, लेकिन आरोप लगा रही है कि पंचायत चुनाव की तरह बीजेपी यहाँ भी सत्ता का दुरुपयोग करेगी। धन बल से, पुलिस बल से और बाहुबल से इनको पावर कैप्चर करना है। कुल 76 नगर पालिकाओं में से बीजेपी को 50 और 255 में से 185 नगर परिषदों में साफ बहुमत मिला है। लेकिन जिन शहरों में बीजेपी मेयर चुनाव हार चुकी है, वहां अपना सभापति बनवाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। तो कहने का मतलब यह है कि निर्दलीय अब निर्णायक भूमिका में है, वो किंग मेकर है। अब क्या हालात बन सकते हैं, डिकोड करने की बारी है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही निर्दलियों के सामने नतमस्तक होना पड़ेगा। दोनों ही दलों को निर्दलियों की शर्तों को मानना पड़ेगा। इसके साथ ही जिला पंचायत के जैसे ही नगर सरकारों के गठन में भी खरीद फरोख्त के आरोप लगना तय है। निर्दलीय जहां निर्णायक भूमिका में है, वहां भी नगर सरकारों को स्थिर भी सवालों के घेरे में है। तो अब बात सबसे चर्चित मुद्दे की होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर विवादित बयान देने वाले अधीर रंजन चौधरी ने अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर हमला बोला है। चौधरी ने ईरानी पर राष्ट्रपति के अपमान के आरोप लगाए हैं और लोकसभा स्पीकर से उन्होंने क्या डिमांड की है, वो आपको जानना चाहिए। पिछले कुछ दिनों से लगातार विवादित बयानों में घिरे कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी एक बार फिर चर्चे में हैं। अधीर रंजन ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से सदन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा की गई टिप्पणी को हटाने की अपील की है। रंजन का आरोप है कि जिस तरह से भाजपा सांसद ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नाम लिया है, वो उनके पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है। लोकसभा अध्यक्ष को लिखे एक पत्र में अधीर रंजन ने कहा है कि ईरानी सदन में अपने संबोधन के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू का नाम चिल्ला रही थीं। उन्होंने इस दौरान ना तो मैडम और ना ही श्रीमती शब्द का इस्तेमाल किया। दरअसल अधीर रंजन के राष्ट्रपत्नी वाले बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत कई मंत्रियों से उनसे माफी मांगने के लिए कहा गया, जिसके बाद रंजन ने राष्ट्रपति मुर्मू से माफी मांगी। तो इस बार मानसून सत्र 18 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। सत्र के पहले 2 हफ्तों में दोनों सदन में जमकर हंगामा हुआ, जिसके कारण कार्यवाही स्थगित भी करनी पड़ी। ये वजह है कि करोड़ों का नुकसान भी इसी कारण हुआ है। श्री संजीव कुमार। लोकसभा और राज्यसभा में इन 2 हफ्तों में 60 घंटे यानी 120 घंटे काम होना था, लेकिन लोकसभा कुल 15 घंटे 7 मिनट और राज्यसभा में 11 घंटे 1 मिनट तक ही काम हुआ। यानी दोनों सदनों को मिला लिया जाए तो सिर्फ 26.8 घंटे ही काम हुआ है। मॉनसून सत्र में सरकार ने दोनों सदनों में 32 बिल पेश करने का ऐलान किया था, लेकिन सिर्फ 2 ही बिल पास हुए। ये दोनों ही बिल लोकसभा से पास हुए, राज्यसभा से एक भी बिल पास नहीं हुआ। ऐसे में 2 हफ्ते में भारत के करदाताओं के 100 करोड़ रुपए बर्बाद हो गए। 4 हफ्तों तक चलने वाले मॉनसून सत्र के पहले 2 हफ्ते हंगामे की भेंट चढ़ गए। अब 12 दिन का सत्र और बचा है। इसमें 2 दिन शनिवार, रविवार और रक्षाबंधन की छुट्टी रहेगी, यानी अब 9 दिन काम और होना है। अब तक की दोनों सदन की कार्यवाही में 100 करोड़ रुपए कैसे बर्बाद हुए, इतने पैसे कहां खर्च हुए, इसे भी डिकोड करते हैं। संसद में हफ्ते में 5 दिन काम होता है, ये आप भली बात जानते हैं। रोज सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक सदन चलती है। इसमें 1 घंटे का लंच ब्रेक होता है, यानी एक दिन में 6 घंटे की कार्यवाही का समय होता है। साल 2018 में लोकसभा सचिवालय की रिपोर्ट के मुताबिक
सदन चलाने में हर घंटे 1.6 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, यानी 1,60,00,000 रुपए। तब से अब तक 4 साल में महंगाई बढ़ी है और ये बात तो आप भली भांति जान भी रहे हैं। 2018 की रिपोर्ट के ही आधार पर चलें तो सदन चलाने का एक दिन का खर्च करीब 10 करोड़ रुपए आता है। मॉनसून सत्र के पहले 2 हफ्तों में 10 दिन की कार्रवाई में इस हिसाब से करीब कितने हुए? 100 करोड़ हो गए, 100 करोड़ खर्च हो गए। संसद की कार्रवाई में होने वाले खर्च में सांसदों का वेतन, सत्र के दौरान सांसदों को मिलने वाली सुविधाएं, भत्ते, सचिवालय, कर्मचारियों की सैलरी, संसद सचिवालय पर होने वाला खर्च, ये सब कुछ इंक्लूड है। हमारी टीम ने ये बाकायदा रिसर्च किया है। इस खर्च का औसत करीब 1,60,000 रुपए प्रति मिनट आता है। एक बार फिर से दोहरा दूं, 1,60,000 प्रति मिनट आता है। अब खबर राजस्थान के बांसवाड़ा से, जहां पति ने पत्नी को पेड़ से बांधकर उसकी बड़ी बेरहमी से पिटाई की है। 1, 2, 3 और बस आप छड़ी से हो रही पिटाई की गिनती करते जाइए। ये एक पति की हैवानियत की तस्वीरें हैं। घटना राजस्थान के बांसवाड़ा की है, जहां पत्नी को उसके दोस्त के साथ देखकर पति अपना आपा खो बैठा। गले में गमछा और जीन्स पहने शख्स ने पहले महिला को पेड़ से कुछ इस तरह बांधा कि वो हिल भी ना सके। इसके बाद महिला के पति ने छड़ी से पत्नी की खूब पिटाई की। आप सोचकर परेशान हो सकते हैं कि महिला को 7 घंटे तक पेड़ से बांधे रखा गया। सबसे अहम बात यह थी कि आरोपियों ने घटना का वीडियो बनाकर उसे वायरल भी कर दिया, जिससे घटना की जानकारी पुलिस को लगी। पुलिस हरकत में आई और आरोपी पति समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अक्षय कुमार और उनकी अपकमिंग फिल्म राम सेतु को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी के वो निशाने पर आ गए हैं। स्वामी का आरोप है कि अक्षय कुमार की फिल्म में राम सेतु को लेकर गलत तथ्य दिखाए जा रहे हैं। ये पोस्टर अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म राम सेतु की है, जो अब विवादों में घिर गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आज 2 ट्वीट करके फिल्म के मेकर्स और अक्षय कुमार पर केस करने की बात कही। स्वामी ने पहले ट्वीट में लिखा कि मैं अक्षय कुमार और उनकी कर्मा मीडिया के खिलाफ केस दर्ज करवाने वाला हूं। उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म राम सेतु को गलत तरीके से पेश किया है। उनकी इस फिल्म से राम सेतु की छवि को नुकसान पहुंचा है। मेरे वकील सत्य सबरवाल केस का ड्राफ्ट फाइनल कर चुके हैं। इसके बाद स्वामी ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा, अक्षय कुमार एक विदेशी नागरिक हैं, तो हम उन्हें गिरफ्तार करने के साथ देश से बेदखल करने के लिए कह सकते हैं। राम सेतु में अक्षय एक आर्कियोलॉजिस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं, जो भारत और श्रीलंका के बीच बने राम सेतु की सच्चाई पता लगाने का काम करता है। फिल्म इस साल 24 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। जो भारत और भारत की राष्ट्रीय भाषा से प्रेम करते हैं, उनके लिए गुड न्यूज है। एमपी में एमबीबीएस की पढ़ाई भी हिंदी करने की तैयारी, यानी आप एमबीबीएस की पढ़ाई अब हिंदी में कर सकेंगे, जिसके लिए किताबें भी हिंदी में प्रकाशित की जा रही हैं। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर्स को यह हिदायत दी गई है कि आप भी हिंदी में ही बच्चों को पढ़ाइए। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जहां एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में होगी। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने सितंबर से शुरू होने जा रहे एमबीबीएस के नए सत्र से हिंदी में पढ़ाई शुरू करने की तैयारी कर ली है। आज जबलपुर में आयोजित एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने इस योजना का ऐलान किया। ये सुनिश्चित किया है कि हम जल्द से जल्द हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू करेंगे। क्लासेस में तो हमने हिंदी में इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि उनके लेक्चर हिंदी में हो। मेडिकल एजुकेशन के तकनीकी शब्दों को हिंदी में ट्रांसलेट नहीं किया जाएगा, लेकिन एमबीबीएस की बाकी पूरी पढ़ाई हिंदी में संभव होगी। फर्स्ट ईयर की बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की किताबें हिंदी में प्रकाशित की जा रही हैं।
मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि एमबीबीएस की हिंदी में किताबों के अलावा मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर्स को हिंदी में पढ़ाई करवाने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें लिख सकते हैं। फिलहाल न्यूज डिकोड में इतना ही। सोमवार को फिर मिलेंगे ठीक रात 8:55 पर। नमस्कार, शुभ रात्रि।